मेरी सुहाग रात का दिन था। मैं अपने ही घर में सर पर एक रुमाल रखे बैठा था। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इतना कि रोने का मन कर रहा था, लेकिन हम मर्द होते हैं, रो भी नहीं सकते। मेरी मर्दानगी पर एक धब्बा लग गया था, वह भी बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे सिर पर एक गहरा घाव हो गया था। सारे लोग परेशान होकर मेरे पास खड़े थे। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी पत्नी के कमरे में गया था और थोड़ी देर बाद मेरी चीख की आवाज़ सुनकर मेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। दरवाज़ा मैंने अंदर से लॉक किया था, इसलिए उन्हें दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा और मुझे बेहोशी की हालत में पाया। अपनी सुहागरात के दिन अपने कमरे के टूटे हुए दरवाजे के बाहर बैठा हुआ दूल्हा भला कैसा लगता होगा। मेरा एक मामा मेरे करीब आया और कहने लगा कि तुम्हारा घाव बहुत गहरा लग रहा है, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। मैंने गुस्से से कहा कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। डॉक्टर मुझे मेरी शादी वाली शेरवानी में देखेगा और मेरे सिर पर यह घाव देखकर मुझसे पूछेगा कि तुम्हें क्या हुआ, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कौन सी दुल्हन अपने दूल्हे के साथ ऐसा करती है? पहली रात ही कोई ऐसा करता है भला? उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यह किस तरह की लड़की से मेरी शादी करा दी? अभी से इसका यह हाल है तो बाद में मेरे साथ क्या करेगी? मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस शक्ल देखकर उठा लिया, अक्ल तो देख लेते उसकी। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। मैं भी बड़ी खुशी खुशी कमरे के अंदर गया था। शादी वाले दिन तो खुशी होती ही है, और खुशी किस बात की होती है यह हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। लोग समझते हैं कि लड़की ज़्यादा खुश है, लेकिन लड़की के साथ हम मर्द भी खुश होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक लड़की आ रही होती है। इस घर में कोई औरत भी नहीं थी, इसलिए यह शादी बड़ी जल्दी में हो रही थी। खुश तो मैं भी था कि मुझे मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और मर्द को बस यही चाहिए होता है। वह कहानी तो सुनी होगी आपने। तो एक मर्द ने 3 औरतों को 5,000 दिए और कहा कि इनको इस्तेमाल करो, जिसने सही इस्तेमाल किया मैं उससे शादी कर लूँगा। एक औरत ने 5,000 से मर्द के लिए ही चीज़ें ले ली और उसने कहा कि मुझे अपने से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल है। आदमी यह देखकर बहुत खुश हुआ। दूसरी औरत ने कहा, मैंने वह पैसे इस्तेमाल भी नहीं किए बल्कि जमा कर दिए, ताकि हम लोग बाद में इस्तेमाल करें जब हमें ज़रूरत हो। यह बात भी बहुत अच्छी थी। तीसरी औरत ने वही 5,000 अपने ऊपर लगा लिए। उसने अच्छा सा मेकअप किया और सुंदर सा ड्रेस पहनकर खड़ी हो गई, और आदमी ने तीसरी वाली औरत के साथ ही शादी कर ली। मतलब मर्द को सिर्फ खूबसूरती ही चाहिए होती है, और शादी की रात कौन सी औरत उसके लिए कमरे में खाना पकाकर बैठी होती है? उसकी खूबसूरती देखकर ही वह खुश होता है। लेकिन मेरे मामले में तो लगता है मेरे घर वालों ने कुछ देखा ही नहीं है। अपने रिश्तेदारों से अपने दिल का दुख सुना रहा था। मैं सारे रिश्तेदारों के सामने यही बात कर रहा था कि मेरा बाप आया और आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कहते हुए? एक ही दिन की दुल्हन के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। यह क्यों नहीं सोचता कि तू अभी से उससे ऐसी बातें कर रहा है तो बाद में उस बेचारी के साथ क्या करेगा? किसी की बेटी को अपने घर पर लाना मजाक है क्या? जो मैं उसे उठाकर ले आया तेरे लिए। मैंने उसके बाप को जवाब दिया, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं शर्मिंदा होऊंगा, और तू मुझे शर्मिंदा करवाना चाहता है, वह भी इस उम्र में। सारी जिंदगी मैंने ना किसी के पैसे रखे, ना किसी को मेरे खिलाफ बोलने के लिए कोई बात मिली, और अब तू इस लड़की के बाप के सामने मुझे शर्मिंदा करवा रहा है अपनी फालतू हरकतों की वजह से। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। अरे उस बेचारी ने आपके बेटे का सर फोड़ दिया, वह भी शादी के पहले ही दिन, और अभी भी आप उसकी ही तरफदारी कर रहे हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो सास बनकर अपनी इस खतरनाक बहू की अक्ल तो ठिकाने लगाती, पर आप तो मुझे मेरे बाप से ज़्यादा उसके बाप लग रहे हैं। कोई उससे भी तो जाकर पूछे, जो अंदर अभी भी दुल्हन बनी बैठी है, कि उसने मेरे साथ क्या किया है। मेरे बाप ने सारे रिश्तेदारों से माफ़ी मांगी और कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। वैसे भी कल दिवाली का दिन है। रिश्तेदार कुछ परेशान और कुछ नाराज हुए।
कुछ कहने लगे कि हम यहीं रहेंगे और आपका साथ देंगे। मेरे पिता ने उनसे बदतमीजी की और कहा कि मुझे साथ की ज़रूरत नहीं है, यह मेरी बहू और मेरे बेटे का मामला है, मैं खुद बड़ा बनकर इस मामले को हल कर लूँगा। मुझे कोई पंचायत नहीं बैठाना है, यहाँ पर आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। यह बात तो सच है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हमारे मसले से कोई मतलब नहीं था, बस यह देखना चाहते थे कि अब आगे क्या होगा, यानी कि पूरा तमाशा देखना चाहते थे। और रिश्तेदार तो वैसे भी तमाशा देखने वालों में से ही होते हैं। मेरे वाले भी ऐसे ही थे, क्योंकि मैंने कौन सा कभी उनके साथ अच्छा सलूक किया था। मैं तो किसी से मिलना भी नहीं चाहता था। पर हमारे रिश्तेदारों की एक बात ठीक है, वह पीठ पीछे कुछ भी बोलते, मुंह पर कुछ नहीं बोलते थे और साथ भी देते थे। इतने भी बुरे नहीं थे। मैं तो हैरान रह गया कि मेरे पिता ने सिर्फ मेरी नई नवेली दुल्हन के लिए अपने रिश्तेदारों से भी पंगा ले लिया, उनको भी बातें सुना दी और मेरे मुंह पर भी सबके सामने थप्पड़ मार दिया। आखिर यह कर क्या रहे थे? अगर वह एक दिन की दुल्हन थी और उसका बड़ा एहसास कर रहे थे, तो मैं भी तो एक दिन का दूल्हा था। अभी अभी मेरी शादी हुई थी, सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देंगे, क्या ज़रूरत थी? जवान खून पर कौन हाथ उठाता है, वह भी उसकी शादी के दिन। आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वह मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती? मेरे पिता का दिल तो तब भी नहीं पिघला जब वह मुझे मेरे कमरे से बेहोशी की हालत में निकाल कर लाए थे। सारे मेहमान चले गए, मुझे मेरी पत्नी के कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। वह दुल्हन बनी खड़ी थी और खुद को आईने में देखकर गाना गा रही थी कि सजना है मुझे सजना के लिए, जबकि सजना को तो उसने कहीं का नहीं छोड़ा था। जैसे बड़ा ही कोई अच्छा काम किया हो। अपना मेकअप और कपड़े ठीक कर रही थी, क्योंकि उसने मेरे साथ जो किया था उसकी वजह से उसका काफ़ी हुलिया बिगड़ गया था और उसके कपड़े और मेकअप थोड़ा ख़राब हो गया था। थोड़ी देर के बाद वह फिर से गाना गाने लगी, ऐ मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कह रही हो कि थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में पहुंचा दूंगी। मुझे तो अब उस लड़की से डर लग रहा था, या तो इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया था और या फिर यह खुद ही भूत प्रेत थी। जब सारे मेहमान चले गए तो मुझे मेरे पापा अपने कमरे में ले गए और मुझे एक तरफ बिठा कर कहा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। असल में मेरे साथ जो यह हुआ था कि जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया और उससे थोड़ी बहुत बातचीत की, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा था कि वह बहुत अच्छी लग रही है, कि उसने अचानक से अपने करीब पड़ा गुलदान उठाकर मेरे सिर में दे मारा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, कोई गलती नहीं की थी, मैं तो उसकी तारीफ़ कर रहा था और उसने मेरे सिर में गुलदान दे मारा। मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। मैंने अपने बाप से कहा कि इस पागल से मेरी जान छुड़वा दो, यह लड़की पागल है, मुझे यकीन है, क्योंकि ऐसा काम एक पागल ही कर सकती है, वह भी बिना वजह। या तो मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया हो और मैं कुछ बुरा करने वालों में से नहीं था। अगर वह मुझसे कहती कि मुझसे दूर रहो, तो मैं तो उसके पास भी ना जाता। फिर उसे ऐसा भी क्या हुआ कि उसने उठाकर एक चीज़ ही मेरे सिर पर मार दी? ऐसा कौन सी दुल्हन करती है भला? अगर उसे अपना रौब जमाना था तो उसे इतना पता होना चाहिए था। यह रौब नहीं था। मेरे बाप ने कहा यह लड़की पागल है, और मैं शादी से पहले यह बात जानता था कि यह पागल है और इसे मानसिक दौरे पड़ते हैं। कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी अचानक ही इसका मूड खराब हो जाता है। मुझे लगा कि मेरा बाप मुझ पर एहसान कर रहा है कि तुझे अच्छी भली औरत ला कर दी और तू कह रहा है कि लड़की पागल है। मैं सर झुकाकर खड़ा था। उसने कहा, अरे मैं कह रहा हूँ कि यह लड़की वाकई पागल है, और इस बात को मुझे शादी से पहले पता था। इसके साथ कोई परेशानी है, इसको कोई मूड की बीमारी है। पता नहीं उन्होंने क्या मुश्किल नाम बताया था। तेरी पत्नी पागल है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह रिश्ता मेरे बाप ने ही किया था। मुझे कुछ भी नहीं बताया था, बस मुझे इस लड़की की तस्वीर दिखाकर खुश करते रहे कि कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत तो वह बहुत थी, लेकिन पागल थी। तो फिर आपने मुझे क्यों इस मुसीबत में डाला? तब मेरे बाप ने मुझे एक और बहुत ही अजीब सी बात बताई। मेरे बाप ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारी शादी एक पागल लड़की से करवाऊँगा?
इस घर को देखो, अपने आप को देखो। हम इस 2 कमरे के घर में क्या सारी जिंदगी रहेंगे। यह लड़की पागल जरूर है, लेकिन अपने बाप की इकलौती बेटी और सारी जायदाद की मालिक है। उसका बाप बिस्तर पर पड़ा है, किसी भी वक्त मर जाएगा, और एक पागल से उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब उसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी दौलत उसकी हो जाएगी, और हम कोई भी छल करके उससे उसकी दौलत अपने नाम करवा लेंगे। फिर तुम्हें इसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम जिससे चाहो शादी करना तुम्हें इजाज़त होगी, और यह चाहे जहाँ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मुंह के साथ अगर किसी बड़े घर की बेटी को लाने के बारे में सोचेंगे तो हमें कौन रिश्ता देगा, लेकिन जब हम खुद बंगले के मालिक बन जाएंगे तो फिर तू जिस लड़की पर हाथ रखेगा वह तेरी हो जाएगी। हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसका रिश्ता लेने के लिए भी पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, लेकिन यह बात है कि क्योंकि यह लड़की पागल थी और तेरी शक्ल भी बुरी नहीं है, इसलिए यह रिश्ता हमें मिल गया। तुमने अपने बाप को गंभीरता से नहीं लिया। बेटा, मैं बहुत दूर की सोचता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। तुम जो रिश्तेदारों के सामने बातें कर रहे थे वह अब सारी जिंदगी याद रखेंगे। तुम्हें एक अच्छा पति बनना है। तुम्हें अपने ससुर से भी मिलने जाना है और उसका भी ख्याल रखना है। तुम अगर ऐसे ही अपने रिश्तेदारों के सामने बोलते रहोगे और कल तक रिश्तेदार यह बात उसके बाप तक पहुंचा देंगे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी से नफरत करता है और उसके बारे में शादी वाले दिन ही ऐसी बातें कर रहा था, तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाता। इसलिए मैंने सीधे आकर तुझको थप्पड़ मार दिया ताकि तू चुप हो जाए। मैंने कहा अगर वह दोबारा मुझ पर हमला करेगी। तब मेरे बाप ने कहा वह पागल है तो उसे अच्छे तरीके से संभालो, उससे प्यार से बात करो, उसका मूड अच्छा रखो। वैसे भी कितने दिन जी लेगा उसका बूढ़ा बाप। मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने कहा था कि कोई उम्मीद नहीं है, हिम्मत से काम लेना होगा। समझो कि कुछ दिन की मुश्किल और फिर सारी जिंदगी की आसानी है। वरना जितनी जायदाद जितने पैसों की घमंड है ना, इतने पैसे हम दोनों अपने आप को बेचकर भी नहीं कमा सकते। जिंदगी के आखिरी सांस तक मेहनत करते रहें तब भी नहीं कमा सकते, और अगर मेहनत करके कमा भी लिया तो उसे करने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। तुम परेशान नहीं हो, बस यूं समझो कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है जिसका फल तुम्हें सारी जिंदगी खाना है। अब मेरी बात मानो, अपने आप को थोड़ा ठीक करो, चेहरे पर मुस्कान सजाओ, चाहो तो मुंह धो लो और मेरी बात मानो। चलो अब जाओ। वहाँ मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बाप ने कहा जाना जरूरी है, तरीके और सलीके से जाओ। मैंने कहा फिर मुझे एक हेलमेट भी ले दें, क्योंकि मेरे पास तो यही तरीका सलीका रह गया है। मेरा बाप इस बात पर हंस दिया और कहने लगा जब दौलत के मालिक बन जाओगे तो तुम भी ऐसे ही हंसोगे। जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी पत्नी सो चुकी थी। भगवान जानता है उसे सोते हुए देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला था। मेरे बाप की बातें तो ठीक थी, तो यह सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना था, लेकिन क्या यह मेरे साथ जुल्म नहीं था? एक तो यह लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, ऊपर से पागल थी, और मैंने इसके साथ कुछ किया ही नहीं था। लेकिन मैं अगर इसके करीब फिर गया और यह फिर से मेरे सिर पर कोई चीज़ मार देती तो फिर क्या होता? मैंने ठंडा आह भरा और मैं भी सो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो मेरी पत्नी का मूड बहुत अच्छा था। वह ऐसे पेश आई जैसे एक बहुत अच्छी पत्नी पेश आती है। उसे याद भी नहीं था कि कल उसने मेरे साथ क्या किया था, क्योंकि वह मुझसे पूछ रही थी कि आपके सिर पर चोट कैसे लगी, बल्कि उसने खुद मेरे जख्म पर पट्टी लगाई और मैंने उसे झूठ बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वह तो बेचारी रोने भी लगी और परेशान भी हो गई। 2-4 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे। मुझे वह लड़की जाने क्यों अच्छी लगने लगी थी। वह बुरी लड़की नहीं थी। शादी की शुरुआत में तो हर पति को अपनी पत्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे वह कैसी भी हो। और फिर यह तो बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी और जवान भी थी, स्मार्ट भी थी। मुझे बुरी क्यों लगती? और अब मेरे साथ इतनी अच्छे से तरीके से पेश आ रही थी। हम लोग डिनर करने गए थे और मैंने उसे थोड़ी शॉपिंग भी करवाई थी, मूवी भी देखी थी हम लोग ने साथ, इसलिए यह सारी यादें बहुत ही खूबसूरत थी
वह कहती थी कि हनीमून पर भी जाना है, लेकिन बाबा की तबीयत खराब है, इसलिए हनीमून पर नहीं जाएंगे। अगर हम वहाँ गए और पीछे उनको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मैंने उसे कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम फिर कभी चले जाएंगे, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। मेरे बाप के कहने पर मैं अपनी पत्नी के बाप से भी मिलने गया। उनकी हालत वाकई बहुत बुरी थी। उनको देखकर मुझे उन पर बहुत दया आई। वह हाथ जोड़कर बस यही कह रहे थे कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, वह बहुत मासूम है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी की यह हालत कैसे हुई थी। उन्होंने कहा, इसकी माँ की वजह से। वह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी माँ मुझसे नफरत करती थी। वह जिंदगी भर मेरे साथ रही, लेकिन एक दिन भी खुशी नहीं रही। वह इसे भी बहुत मारती थी और मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी करती थी। जब यह 6 साल की थी तो मेरी पत्नी ने इसके सामने खुदकुशी कर ली थी। तब से इसकी हालत ऐसी हो गई है। मैं तो हैरान रह गया कि अगर किसी की माँ उसके सामने ही खुदकुशी कर ले तो उस पर क्या गुजरेगी। मेरी पत्नी ठीक तो थी, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह खुद नहीं जानती थी कि वह क्या कर जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरी पसंद के रंग के कपड़े पहने रखे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह वाकई बहुत प्यारी थी। मैंने उससे कहा कि आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। वह भी मुझसे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें कोई तोहफा देना चाहूँ तो मैं तुम्हें अपनी आंखें देना चाहूँगी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी आंखें मुझे क्यों दोगी? तो उसने कहा कि तुम्हें मेरी आंखों से देखकर यह समझ आ जाएगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हें यह कभी भी नहीं समझा सकती। अगर मैं राइटर होती, कोई शायर होती, तब भी मैं तुम्हें नहीं समझा सकती थी, क्योंकि मोहब्बत को समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस करवाया जा सकता है। उसने मेरा हाथ थामा और हम लोग एक साथ ही बैठे थे। आज मुझे लग रहा था कि मेरी शादी हुई है। मैं बहुत खुश हो रहा था। ऐसी हमसफ़र किसको अच्छी नहीं लगती है। अपनी हमसफ़र के साथ ज़िंदगी गुजारना सबको पसंद है और लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाए तो दिल में मोहब्बत आ ही जाती है। मैं भी बहुत खुश था, लेकिन अचानक से मेरी पत्नी का बिहेवियर बदलने लगे। अचानक से उसकी सांसें फूलने लगी, उसके चेहरे पर और हाथों पर पसीना आने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? उसने कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने आसपास देखा तो टेबल पर पानी रखा था। मैंने सोचा कि उसे पानी पिलाना चाहिए, शायद उसकी तबीयत संभल जाए। मैं गिलास में पानी डालने के लिए टेबल की तरफ बढ़ा। मेरी पत्नी की तरफ मेरी पीठ थी। जब मुझे कुछ महसूस हुआ, वह अचानक से मेरे करीब आई और करीब आने से पहले जोर से चिल्लाई, जैसे मुझ पर वार करने से पहले जोर से चिल्लाई हो। मैं आगे से हट गया और उसने एक डंडा उठाकर टेबल पर मारा। टेबल पर पड़ा गिलास और पानी का जग टूट गया। मेरी पत्नी को फिर से दौरा पड़ गया था। एक दौरा तब पड़ा था जब हमारी शादी हुई थी और आज हमारी शादी को 3 हफ्ते हो गए थे और उसे दूसरा दौरा पड़ गया था। वह भी बिल्कुल उसी वक्त जब मैं उसके करीब जाने वाला था, क्योंकि आज वह मुझे प्यार भी देने वाली बातें कर रही थी। इसका यही मतलब था, वह मेरे साथ वक्त गुजारना ही चाहती थी। वह मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं अपनी जान बचा रहा था। मैं कमरे से निकल गया और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे पर हाथ रख के मैं यह सोच रहा था कि किस मुसीबत में फंस गया हूँ, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। वह कमरे में कैद थी और बुरी तरह चिल्ला रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके रोने की आवाज़ें आने लगी और वह रोते हुए दरवाज़ा पीटने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। शायद वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं दरवाज़ा खोलने से डर रहा था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वह फिर से मुझ पर वार ना कर दे। लेकिन वह जिस तरह रो रही थी, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने दरवाज़ा आराम से खोला तो वह सामने बैठी रो रही थी। आकर मेरा हाथ थामे मेरे साथ खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझसे नफरत मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन कमरे में चीज़ें टूटी पड़ी हैं। मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं चुप रहा। उसने कहा, मैंने कोई पागलपन तो नहीं किया। मेरे दोस्त और रिश्तेदार कहते थे कि मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं कि
मैंने क्या किया है? कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ? अगर मैं पागल हूँ तो आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? वह बच्चों की तरह रोते हुए मेरे गले लग गई और मैं उसे तसल्ली देने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वह सब गलती से टूट गया था। उसने फिर पूछा, फिर आपने मुझे लॉक क्यों किया? मैंने कहा, मैंने आपको लॉक नहीं किया था, दरवाजे का लॉक खराब है, शायद खुद ही लग गया होगा। वह समझ गई थी कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ और कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वह बहुत परेशान थी। मैं तसल्ली देता रहा और वह ऐसे ही सो गई थी। शायद उसे पता नहीं था कि उसके साथ कितना बड़ा परेशानी है। जाहिर है उसे यह बात नहीं बताई गई होगी, क्योंकि ऐसे मरीज को आप उसकी हालत के बारे में बताएंगे तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उसे परेशान करने की नहीं बल्कि उसे शांत करने की ज़रूरत होती है। पर दिन में मरीजों के दौरे पड़ते हैं तो वे बड़े ही अजीब होते हैं। अगर उनकी उम्र कम हो तो कभी कभी उन्हें याद रह जाता है कि उस दौरान उन्होंने किस तरह की हरकत की थी, वरना कभी कभी तो याद नहीं रहती। मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास नहीं ले गया, क्योंकि मैं उसे यह महसूस नहीं करवाना चाहता था कि वह पागल है। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर मैंने डॉक्टर को उसकी सारी हालत बता दी। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज प्यार और देखभाल है। ऐसे मरीजों को अगर प्यार और देखभाल दिया जाए तो वे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं जानता था कि मेरी पत्नी के साथ मेरा साथ कुछ ही दिनों का था और उसके बाद हमें अलग हो जाना था, लेकिन जब तक मैं उसके साथ था मुझे उसे खुश रखना था, नहीं तो मेरी जान को खतरा था। मैं हर बार बच नहीं सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने के बारे में सोच रहा था कि उसका ख्याल रखूंगा। जब तक हम साथ हैं तब तक हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगता उसे दौरा पड़ जाता था, क्योंकि पहली रात भी दौरा इसी वजह से पड़ा था और अब भी इसी वजह से। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि जैसे मैंने उसका हाथ थामा और उसे प्यार भरी बातें करने लगा, उसे दौरा पड़ गया था, लेकिन वह थोड़ा हल्का था। जैसे ही मैं उससे दूर हुआ वह बिल्कुल ठीक हो गई थी। शायद मेरी पत्नी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और उसे यह शादी जबरदस्ती करवाई गई थी और इसलिए वह यह सब कर रही थी। लेकिन मुझे इस बात की तह तक जाना था। मैं पूरा दिन घर पर नहीं होता था। मुझे नौकर ने कभी ऐसी बात नहीं की कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं घर आता और उसके करीब जाने लगता तो उसे दौरा पड़ जाता था। जरूर दाल में कुछ काला था। मैंने एक दिन ऐसा किया कि अपनी पत्नी को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। मैं देखना चाहता था कि वह गुस्से में क्या करती है। वह बिल्कुल सामान्य थी। हमने साथ खाना खाया और अपने कमरे में आ गए। हम फिल्म देख रहे थे तो मैंने कहा, मुझसे दूर बैठो, मैं पूरे दिन का थका हुआ हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। वह कहने लगी कि दूर ही तो हूँ, आपको इससे क्या परेशानी है? मैंने कहा कि तुम इस कमरे से निकल जाओ, यह मेरा है, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैंने ऐसी बात की थी कि अगर सामान्य पत्नी भी होती तो उसे भी बहुत गुस्सा आ जाता, लेकिन मेरी पत्नी को गुस्सा नहीं आया। वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा। जब पति का दिन ऑफिस में अच्छा ना गुजरे तो घर आकर पत्नी पर गुस्सा निकालता है। फिर आपको पता है कि पत्नी बच्चों पर गुस्सा निकाल देती है। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं भी ऐसा करूंगी। लेकिन मैं आपकी इस हालत को समझती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं कमरे से चली जाऊंगी। अब यह कैसी बात थी? जब मैं कुछ नहीं करता था तो उसे इतना गुस्सा आता था कि वह मुझ पर हाथ उठाने को तैयार हो जाती थी। और अब मैंने उसे ऐसी बातें की थी जो अगर किसी सामान्य लड़की को की जाती तो उसे वाकई इस स्तर का गुस्सा आता। अब वह बड़े आराम से कह रही थी कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं आपकी स्थिति को समझ सकती हूँ। उस वक्त उसने मेरी स्थिति को क्यों नहीं समझी? मेरी भी तो पहली शादी थी। अगर उसे मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे बता देती। मुझे चोट लगी थी, मुझे अभी तक दर्द हो रहा था और थोड़ा थोड़ा बुखार भी था। वह गुस्सा होने के बजाय अच्छे मूड में आ गई थी। वह भविष्य की बातें कर रही थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने तुम्हें यह सब कह दिया। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं उसे देख रहा था तो उसने मुझे देखा और बोली, क्या बात है? तो मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, मुझे अपनी पत्नी पर शक था, क्योंकि अगर वह पागल होती तो उसे अभी मेरी बात पर गुस्सा आ जाना चाहिए था।
मैं एक दिन अपने घर में ही छुप गया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर लॉबी में खुलती थी। मैंने कमरे की खिड़की पहले ही खोल दी थी और एक तरफ से पर्दा हटा दिया था। मैं लॉबी में खड़ा खिड़की से सब कुछ देख सकता था। देखना चाहता था कि मेरी पत्नी क्या करती है, क्योंकि मैंने सुना था कि जब कोई पागल होता है तो वह अकेले में अजीबोगरीब किस्म की हरकतें या बातें करता है, पर वह बिल्कुल सामान्य थी। अपने आप को संवार रही थी, हंस रही थी। फिर उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। मैं खुश हुआ कि अब मैं सुन सकूंगा कि किससे बात कर रही है। कोई लड़की थी जिससे वह बात कर रही थी। लड़की ने पूछा, क्या अभी तक अपने पति का परीक्षण ले रही हो? मेरी पत्नी ने कहा कि परीक्षण तो लेना पड़ेगा ना, सारी जिंदगी साथ जो गुजारनी है। मुझे इस शख्स से मोहब्बत होने लगी है। वह बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल भी रखता है। यह सब ठीक है, लेकिन कब तक पागलपन का नाटक करोगी? उस दिन तुमने उस बेचारे के सिर में गुलदान दे मारा था। मेरी पत्नी ने कहा, वह करना जरूरी था, नहीं तो उसे मुझ पर शक हो जाता। और यह खबर भी मैंने खुद ही उड़ाई थी शादी से पहले कि मैं पागल हूँ। उसका बाप बहुत लालची है, क्योंकि उसने यह जानते हुए कि मैं पागल हूँ मुझसे अपने बेटे की शादी करवाई। इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा पति भी कहीं अपने बाप जैसा तो नहीं है। यह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि हम तो सोच रहे थे कि हम इस लड़की के साथ खेल रहे थे, लेकिन यह तो हमारे साथ एक बड़ा खेल खेल रही थी। जाहिर है वह अमीर बाप की बेटी थी। सोचती होगी कि इससे शादी किसी मतलब के लिए तो नहीं की जा रही है। इसमें कोई कमी नहीं थी। वह पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत भी थी और अक्लमंद भी थी, क्योंकि वह इतनी बड़ी परीक्षा ले रही थी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि हम भी तो इसके बारे में ऐसा ही सोच रहे थे। हम भी तो गलत कर रहे थे। हमारे दिमाग में भी प्लान था। यही सोचकर वहां से जाने लगा कि मेरे कानों ने फिर से कुछ सुना। उसने कहा कि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो गई है। अब मैं यह खेल खत्म करके उसे सब कुछ बता दूंगी। अगर वह इसके बावजूद भी मुझे कबूल कर लेगा तो वह मेरी जिंदगी का साथी होगा। सारी जिंदगी उसकी गुलाम बनकर गुजारूंगी। मुझे वह शख्स बहुत अच्छा लगता है। वह मेरा हमसफ़र है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और वह मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। यह बात सुनकर जाने क्यों मेरे दिल को बहुत खुशी मिल रही थी। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली जिसने मुझे बहुत हैरान कर दिया, और खबर यह थी कि मेरा ससुर इस दुनिया से जा चुका था। यह खबर मेरे बाप के लिए तो बहुत ही खुशी की थी, लेकिन मुझे इस खबर पर कोई खुशी नहीं हुई। मेरे बाप ने बताया कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बूढ़ा तो पहले ही वसीयत लिख के गया है और इस वसीयत के मुताबिक सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरी पत्नी बहुत बुरी तरह रो रही थी। इस दुनिया में उसके बाप के अलावा कोई ना था। वह रोते रोते जब मेरे गले लगी, मैंने उसे तसल्ली दी तो मुझे लगा कि अब वह मेरी जिम्मेदारी है और अब मुझे ही उसका ख्याल रखना है। 20 दिन हो चुके थे उसके पिता को इस दुनिया से गए हुए, और 15 दिन हो चुके थे उसके पिता की वसीयत के मुताबिक हम उसके घर में जाकर रह रहे थे, क्योंकि वह घर हमारा ही था और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। यह बहुत बड़ा बंगला था। बाहर गाड़ियां खड़ी थी। घर, बंगला, गाड़ियां और बैंक में पैसे, इसके अलावा जो उसकी फैक्ट्री थी उसका मालिक भी मुझे बना दिया गया था और सब कुछ मेरा हो गया था। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम्हें इंतजार किस बात का है, अब सब कुछ तुम्हारा हो गया है। कागजी कार्यवाही भी तकरीबन मुकम्मल है। अब इस लड़की को छोड़ दो या फिर सारी जिंदगी इसके साथ गुजारोगे। तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम्हें किसी भी अच्छी लड़की का रिश्ता मिल सकता है, वह भी कुंवारी और कम उम्र की लड़की का। मेरे पिता ऐसा कह रहे थे कि
अचानक एक आवाज़ आई, जैसे गुलदान गिरा हो। मैंने पलट कर देखा तो मेरी पत्नी ने सब कुछ सुन लिया था। वह रोते हुए वहाँ से भाग गई। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। यह मेरी पत्नी है और यही मेरी पत्नी रहेगी। मेरे पिता हैरान और परेशान हो गए और कहने लगे कि इसको गले में बांधने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कि यह सारी दौलत इसी की है। यह मेरी हमसफ़र है। मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ और आप हमारे मामले में मत बोलिए। आप जो चाहें ले लें। मेरे पिता अपनी जगह पर हैरान और परेशान हो गए और मैं उसके पीछे भागा। वह घर से बाहर जा रही थी। मैंने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, तुमने मुझसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी और मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे बर्बाद करने के लिए ही तुम मिले थे? मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कहा, यह सब सच है, लेकिन मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारी दौलत तुम्हारे नाम वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ कर जाने की बात मत करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ रहो। वह चुप हो गई और अपने आंसू पोंछने लगी। उसने पूछा, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं यह बात मेरे दिल में भगवान ने डाली है या तुम्हारी मोहब्बत ने, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मुझे प्यारी सी हमसफ़र चाहिए थी। जब पता चला कि तुम पागल हो तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गया था, लेकिन फिर बाबा ने मुझे अपनी बातों में लगा लिया। लेकिन मुझे पता चला कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी सच्चाई बयान कर दी और एक दूसरे को माफ़ कर दिया। मैंने अपने पिता को समझा दिया और कहा कि इसी को अपनी बहू मान लें। कुछ समय तक मेरे पिता का मूड खराब रहा। वे हमारे मामलों में बोलते नहीं थे, लेकिन खुश भी नहीं नजर आते थे। फिर वे दादा बने और हमारे साथ सामान्य हो गए। भगवान ने हमें बेटी की खुशी दी है, इसलिए हम बहुत खुश हैं।